न्याय जनता की भाषा में सरल और सुगम हो, सीएम और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। कहा अदालतों में स्थानीय भाषा को देना चाहिए बढ़ावा। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। तीन मई को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। 3 दिवसीय दौरे के दौरान यमकेश्वर में जाएंगे सीएम योगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने का अभियान का किया शुभारंभ। 30 मई तक चलेगा जागरूकता अभियान। 31 मई को लोगों को दिलाई जाएगी तंबाकू छोड़ने की शपथ। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने की तेज की तैयारी। उपचुनाव के लिए 5 दावेदारों के नाम पैनल पार्टी हाईकमान को भेजे। जल्द ही कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नामों का करेगी ऐलान। सीएम धामी चंपावत से लड़ रहे चुनाव। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग के साथ ही खेल स्कॉलरशिप भी देगी सरकार। बैडमिंटन प्रतियोगिता में बोली खेल मंत्री रेखा आर्या। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही हर सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार। और रुड़की में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े पार्षद स्वाति तोमर के कार्यालय पर हमला। अज्ञात बदमाशों ने की हवाई फायरिंग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। घटना में कोई जनहानि नहीं। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के सभी चीफ जस्टिस की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से आम आदमी के लिए अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को खत्म करने का आग्रह किया। सीजीआई एनवी रमन्ना भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। मोदी ने कहा कि एक गंभीर विषय आम आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी हैं। 2015 में हमने लगभग 1800 ऐसे कानून तलाशे जो अप्रासंगिक हो गए थे। इनमें से 1450 कानूनों को समाप्त कर दिया, लेकिन राज्यों के द्वारा केवल 75 कानूनों को समाप्त किया गया है। पीएम ने कहा कि आज देश में करीब 3.5 लाख कैदी हैं जो विचाराधीन हैं और जेल में हैं। इनमें से ज्यादातर लोग गरीब या सामान्य परिवार से हैं। प्रत्येक जिले में इन मामलों की समीक्षा करने के लिए जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति होती है, जहां यह संभव हो सकता है कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सके। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से मानवीय संवेदनशीलता और कानून के आधार पर इन मामलों को प्राथमिकता देने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरे पर योगी यमकेश्वर के साथ ही अपने पैतृक निवास जा सकते हैं। इसके साथ ही परिसंपत्तियों के बंटवारे के दौरान उत्तराखंड को हरिद्वार स्थित होटल अलकनंदा भी मिलेगा, जहां वे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, जिसके लिए संगठन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। आदित्यनाथ उत्तराखंड के लिए क्योंकि उत्तराखंड उनकी जन्मभूमि रही है, तो उत्तराखंड के लोग उनसे प्यार भी करते हैं। वो आ रहे हैं तो बहुत सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं उनका स्वागत करने के लिए। उनके 2-4 कार्यक्रम रहेंगे। यमकेश्वर विधानसभा में जो हमारा परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे के तहत जो अलकनंदा होटल हमारे हिस्से में आया है उसे हमें सुपुर्द करेंगे। एक होटल का अनावरण करेंगे। उनका पैतृक आवास है, वहाँ भी जाने की संभावना है। जो हमारे बीच के व्यक्ति हैं और जिन्होंने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वो आते हैं तो उत्तराखंड के लोग उनसे प्यार भी करते हैं और एक अपनत्व का फील आता है जब वो आते हैं। उनके आने पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत आओ गांव चलें उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करें कार्यक्रम में शामिल हुए।
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि तंबाकू मुक्त अभियान के अंतर्गत 10 मई से 30 मई तक 95 ब्लॉक, जिला हेडक्वार्टर, नगर निगम क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा। अभियान में क्षेत्रीय सांसद को भी बुलाया जाएगा। उत्तराखंड में प्रत्येक स्कूल को तंबाकू मुक्त किया जाएगा। गाँव जिले तंबाकू एक महीने का एक अभियान 10 मई से लेकर और 20 मई के हमारे जो 95 ब्लॉक है, हमारे जो जिला हेडक्वार्टर है और जो हमारे नगर निगम है और वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक लोग इसमें रहने वाले हैं। और 31 मई को विश्व तंबाकू 5 लाख लोगों से संपर्क दिलवाना कि हम उत्तराखंड को तंबाकू। उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब ने देहरादून के परेड ग्राउंड में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। खेल मंत्री ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए तन मन को स्वस्थ रखने के लिए खेल को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि खेल से पूरा शरीर फिट और मन शांत रहता है। मंत्री ने इस तरह के आयोजन की तारीफ की। साथ ही खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो खेल स्कॉलरशिप, बेहतरीन खेल सामग्री मुहैया कराने की भी बात कही, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को कहीं दूसरी जगह हीन भावना से ग्रसित न होना पड़े। नीति बन चुकी है और उसका केवल जियो जारी होना है। निश्चित रूप से एक छोटे से बच्चे जो कि 8 वर्ष का है उसकी स्कॉलरशिप देने का विषय हो अथवा आगे चल के विभिन्न टूर्नामेंट, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या ओलंपिक लेवल पर हो, प्रतिभागियों को और मेडलिस्ट को हम किस प्रकार से आगे सरकारी नौकरियों में जगह दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं अथवा प्राइज मनी के रिगार्डिंग हो, बहुत जल्द आप इसके जियो देखेंगे। और निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों का जो भविष्य है उसको हम जो है सुरक्षित रखने का काम जो है उत्तराखंड। उपचुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। एक और जहां चंपावत में सीएम धामी मेगा रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं, तो वहीं अब कांग्रेस में उपचुनाव की रणनीति को लेकर बैठक हुई। पार्टी जिलाध्यक्ष पूरन सिंह कठायत की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ, जिसके बाद उपचुनाव के लिए हाईकमान को 5 प्रत्याशियों के नाम भेजे गए हैं। 5 कांग्रेस नेता ने चुनाव के लिए अपनी दावेदारी सामने रखी है। बैठक में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी और लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह मौजूद रहे। बैठक के बाद खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि कांग्रेस पूरे जोश के साथ उपचुनाव लड़ने जा रही है। कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए एकजुटता से काम करेंगे। बद्रीनाथ हाईवे पर बने बॉटल नेक सुगम यातायात में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसमें 4 धाम यात्रा के दौरान यातायात पुलिस का काम बढ़ने वाला है। इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन ने NHIDCL के साथ ही BRO के अधिकारियों को सुगम आवाजाही की व्यवस्था करने के निर्देश दिए और काम में तेजी लाने को कहा गया। वहीं हाईवे के वैकल्पिक मार्गों को चिन्हित करके संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती के साथ ही 1 वे सिस्टम लागू करने की योजना बनाई जा रही है। SP श्वेता चौबे ने बताया कि तीर्थयात्रियों को सुगम यातायात व्यवस्था मिले, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि चमोली में 4 धाम सड़क परियोजना के तहत NHIDCL ने बद्रीनाथ हाईवे के बड़े हिस्से का चौड़ीकरण किया, जिससे कई जगहों पर बॉटल नेक बन गए हैं। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने वाली चोपता गोपेश्वर चमोली सड़क भी चौड़ी नहीं है, तो वहीं गोपेश्वर में पार्किंग की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे यातायात सुचारू रखने में प्रशासन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को खुलने हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो हमारी सड़क मार्ग है उसका जो हमने संयुक्त टीम में गठित करी है, SDM, CO और ARTO के दल गठित किया है, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। और जो भी हमारे डेंजर जोन्स हैं या फिर ऐसे हैं जहाँ पर स्लाइड होता है, तो वहाँ पर आवश्यक मशीन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, साइनेजेस लगाने के लिए। और जहाँ जहाँ पैच वर्क होने की आवश्यकता है वहाँ पर डामरीकरण करने के लिए BRO अथवा जो NHIDCL है उनको भी निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही साथ पेयजल व्यवस्था, शौचालय जो हमारी मरम्मत है वो गतिमान है और यात्रा से पहले पूर्ण कर ली जाएगी। साथ ही साथ जो गोविंद घाट पुलना मोटर मार्ग है जिसका निर्माण कार्य अभी गतिमान है, तो उसका भी निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है। यात्रा प्रारंभ होगी, इसमें काफ़ी जो हमें फीडबैक मिल रहा है, यात्रा काफ़ी अच्छी रहेगी और काफ़ी भीड़ आएगी इसमें। उस हिसाब से हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं।
हमारी लगभग 6 जो सीजनल चौकी हैं वो ऑपरेशनल हो गई हैं और इसके अतिरिक्त हमारे टूरिस्ट पुलिस सेंटर 7 के करीब टूरिस्ट पुलिस सेंटर्स हैं जो ऑपरेशनल हो जाएंगे यात्रा के दौरान, जिसमें हमने फोर्स जो है वो टूरिस्ट पुलिस के रूप में इनको ट्रेनिंग भी दी गई है, उनको हम तैनात करेंगे उसमें। और जो हमारा 110 किलोमीटर का लंबा मार्ग है गौचर से लेकर बद्रीनाथ धाम तक का, उसमें उसको हमने 5 जोन्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमारी ट्रैफिक की ड्यूटीज और जो हमारी हाईवे पेट्रोल यूनिट्स हैं वो तैनात रहेंगी। बद्रीनाथ धाम में भी जो हमारा थाना है वो 1 मई से ऑपरेशनल हो जाएगा। वैसे हमने फोर्स वहां भिजवा दी है ऑलरेडी, परंतु प्रॉपर तैनाती और थाने का जो ऑपरेशन है वो 1 मई से हो जाएगा। द्वाराहाट में पूर्व विधायक महेश नेगी युवक मंगल दलों को क्रिकेट किट बांटने पहुंचे। ब्लॉक संकुल केंद्र डढोली में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने से समान युवाओं तक नहीं पहुंच पाया था, जिसे अब खुद पूर्व विधायक ने युवाओं को बांटा है। महेश नेगी ने कहा कि उन्होंने अपनी विधानसभा को खेल युक्त और नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, जिसके लिए खेलों की सामग्री उपलब्ध कराना भी उनकी जिम्मेदारी है। खुश हुए युवाओं ने विधायक महेश नेगी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में सभी युवक मंगल दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। हर युवक मंगल दल को स्पोर्ट्स की सामग्री देंगे, तो वो ठीक इस टाइम पे जब वो सामग्री आई तो उसके तुरंत 1-2 दिन के बाद जो है आचार संहिता लग चुकी थी, तो उसको बंटने का टाइम नहीं मिला। आज वही सामान जो है पूरे युवक मंगल दल 222 युवक मंगल दल हमारे विधानसभा के अंदर में पढ़ते हैं, तो उन 222 युवक मंगल दलों को इकट्ठे ही हम जो है स्पोर्ट्स का सामान, क्रिकेट की किटें और अन्य चीज़ें जो है इस चीज़ को हम आज यहाँ पर वितरित करने का काम कर रहे हैं। राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद विकास बीच में ही अटक गया है। विधानसभा बागेश्वर में 4 सालों से सड़क निर्माण का काम अधूरा पड़ा है। रवाईखाल से तारड़, धमोली, फलटनिया जैसे गांवों को जोड़ने वाली सड़क नाले में तब्दील हो गई है। निर्माण के नाम पर 3 किलोमीटर सड़क का काम शुरू किया गया, जब तक पूरा नहीं हो पाया है। आधे अधूरे सड़क निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवाजाही के रास्ते बंद हो गए। पुराने पैदल जाने के रास्ते टूटने से ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। रुड़की नगर निगम पार्षद स्वाति तोमर के कार्यालय पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। वहीं फायरिंग का यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई है। मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और नकाबपोश बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ये घटना है, कोई 2 लड़के एक मोटरसाइकिल पर आए हैं, मुंह ढका हुआ था, उन्होंने नंबर प्लेट भी ढकी हुई थी और जहां से उन्होंने गोली चलाई है मुझे ऐसा लगता है कि वो गोली कहीं ना कहीं मेरी चेयर के आसपास से गई है। तो जहां पर मैं बैठता हूं कहीं ना कहीं मुझे को निशाना बनाने के लिए आया था, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। नहीं, इसमें मुझे किसी पे अभी कोई शक नहीं है। हालांकि जो 2 लड़कों का अभी सीसी फुटेज कैमरा सामने में आया, पुलिस उसको लेकर जांच कर रही है और उसी के मद्देनजर पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है। ये जो पूरा घटनाक्रम है इसकी हमने अभी जांच की है और कुछ सस्पेक्ट जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई करे हैं, तो उन्हीं की अरेस्टिंग को लेकर हम जो है प्रयासरत हैं। और अभी जो मौके से जितने भी सबूत हैं हमने इकट्ठे कर लिए हैं और एक लड़का जो है वो सस्पेक्ट हमने आइडेंटिफाई किया है, अभी उस पर कार्रवाई। धर्मनगरी हरिद्वार में अमावस्या के चलते हर की पौड़ी गंगा घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके चलते सुबह से ही हाईवे पर जाम लग गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए भी मुख्य चौराहों और हाईवे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हल्द्वानी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत शामिल हुए। आयुक्त दीपक रावत ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को नमन करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम हमारे सेनानियों के बलिदान को जीवंत रखता है। उनके बलिदान को जीवंत रखने की एक छोटी सी कोशिश है। साथ ही कहा कि अपने कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से पालन करना भी सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है। कुमाऊं मंडल के चौराहों और स्मारकों को सेनानियों के नाम पर नए सिरे से रखने की भी बात कही।
सेनानी निवेदित बहुगुणा जी की पुण्यतिथि है और इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। और राज्य भर से जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके आश्रित हैं, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उनका मैं सम्मान करना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ। और एक ये बात भी है कि जो हमारे गवर्नमेंट के पुराने जियोज भी हैं, जिसमें हम अपने चौराहों को, सार्वजनिक मार्गों को हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स उनके नाम पे करते हैं, उनको याद करते हैं ताकि उनकी जो गाथाएं बच्चों को पता चले आगे। रुड़की में देहरादून से आई विजिलेंस टीम और ऊर्जा निगम ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से विजिलेंस टीम को क्षेत्र में बिजली चोरी की सूचना मिल रही थी, जिसे लेकर टीम रुड़की उपखंड कार्यालय पहुंची और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची, जहां ब्रह्मपुर बिजली घर के करीब 1 दर्जन गांवों में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया। वहीं एसडीओ पंकज कुमार ने बताया कि करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे भी अभियान लगातार चलता रहेगा। ये पाँचवेड़ी गाँव और मेडगन बिल्डिंग और साउथ अभियान तो चलता रहेगा। ये लोग उतारे गए थे मार्च में, उसके बाद में चोरी करने कुछ कल पैसा जमा हो गया। इसमें आते हैं कि जो अपनी कंप्लेंट लेकर तक आए नहीं आपने, तो उन सबके भी चोरी करते हैं। ये उनके पास शिकायत होती है कुछ, वो सीधे रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली में ईद को लेकर के सीएलजी मेंबर्स की बैठक हुई। बैठक में एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहें ना फैलाएं और न ही अफवाहों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि शहर में शांति और सौहार्द कायम करना शहर के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। आपस में प्रेम भाव कायम रखें और त्योहारों को मिलजुल कर मनाएं। बैठक में पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। ईद को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल हमारा देहात में मौजूद है। जो विभिन्न ईदगाह हैं वहाँ पर हम पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाएंगे और इसके अलावा हमारी जो टीमें हैं वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण करती रहेंगी कि कोई भी अनटूवर्ड कोई बात ना हो और शांतिपूर्वक जो इसकी एक अपनी स्पिरिट है उसके साथ ये त्यौहार संपन्न हो। जो माहौल खराब करेंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाई है, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। बाजपुर में प्रशासन ने तालाबों की सफाई को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। वहीं तालाब में जेसीबी की मदद से खुदाई की जा रही है। इस दौरान तालाब की खुदाई के बाद सौंदर्यीकरण जल्द कराए जाने की बात कही गई। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर तालाबों को पुरानी स्थिति में लाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी के चलते बाजपुर के ग्राम बांसखेड़ा में तहसीलदार राजेंद्र सनवाल ने राजस्व विभाग की टीम के साथ जेसीबी की मदद से तालाबों की खुदाई करवाई। इस दौरान तहसीलदार राजेंद्र सनवाल ने बताया कि तालाबों से अतिक्रमण हटाने और तालाबों की साफ सफाई कराने के लिए उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके चलते तालाबों की खुदाई कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि ब्लॉक के माध्यम से तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाजपुर में करीब 51 तालाब हैं, जिनमें से 5 तालाबों की खुदाई करवाई जा चुकी है। में तालाब जो हमारे सरकारी अभिलेखों में दर्ज हैं, इनको अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं और इनकी खुदाई करवा रहे हैं और इसका फिर सौंदर्यीकरण विकास खंड के माध्यम से किया जाएगा। अतिक्रमण वाले में तो फिर हाईकोर्ट में है, कुछ सुल्तानपुर पट्टी वाला मामला है, वो तो हाईकोर्ट में चल रहा है, वो तो फिलहाल पेंडिंग है। उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता संरक्षण उद्देश्य के साथ ही श्री गोलजू संदेश यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा अल्मोड़ा जनपद के चमड़खान, ताड़ी खेत, उदयपुर होते हुए द्वाराहाट नगर पहुंची, जिसका सभी नगरवासियों ने धूमधाम से स्वागत किया। यहां से यात्रा श्रीनगर गढ़वाल होते हुए पौड़ी पहुंचेगी। 24 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा 5 मई को घोड़ाखाल नैनीताल पहुंचेगी। यात्रा संयोजक मंडल ने बताया कि ये यात्रा राज्य और राज्य के बाहर देव संस्कृति में आस्था रखने वाले सभी महानुभावों के साथ लेकर चलने का एक संकल्प है, जिसमें राज्य की मूलभूत समस्याएं जैसे रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और कृषि को बढ़ावा मिल सके।
3 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। पुलिस ने अपने जवानों को केदारनाथ धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और विभिन्न पड़ावों पर तैनात कर दिया है। यात्रा के दौरान पुलिस का मुख्य उद्देश्य यात्रा पड़ावों पर लगने वाले जाम से निजात दिलाना और धाम सहित पैदल मार्ग पर बेहतर व्यवस्थाएं बनाना है। गौरतलब है कि चारधाम यात्रा के सफल संचालन में प्रशासन के अलावा पुलिस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था संचालित करने के अलावा जगह जगह यात्रा पड़ावों सहित केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा के साथ ही अन्य सुविधाओं का ध्यान देना है। प्रत्येक साल यात्रा सीजन में अन्य जिलों से भी पुलिस फोर्स मंगाई जाती है। इस बार भी अन्य जनपदों से पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। पुलिस केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्ग और विभिन्न पड़ावों में तैनात की गई है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस पर्यटक केंद्र भी बनाए गए हैं। मई से केदारनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी, तो इसको देखते हुए पुलिस की तरफ से ट्रैफिक और पार्किंग की प्लानिंग कर ली गई है। केदारनाथ में एक एडवांस टीम भेज दी गई है और यात्रा शुरू होने से 5 दिन पूर्व पूरी ड्यूटीज वहां पर लगा दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो लोकल हमारे होटल एसोसिएशंस हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उन सभी के साथ मीटिंग करके यात्रा के संबंध में जो भी विचार विमर्श किया जाना है वो सभी कर लिया गया है। उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर के कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती। परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए वाहनों का ऑनलाइन ग्रीन कार्ड रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, जिसमें केवल सुरक्षित यात्रा वाहन ही चारधाम यात्रा के लिए जा सकेंगे। ग्रीन कार्ड वाले वाहन ही यात्रा के लिए सुरक्षित माने जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर भी परिवहन विभाग एक कैंप लगाएगी, जिसमें राज्य में प्रवेश करने वाले यात्री वाहनों की जाँच की जाएगी और कोई भी गड़बड़ी मिलने पर चारधाम यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। आए हुए हैं अपनी गाड़ी लेके। यहाँ ग्रीन कार्ड बनाने में कोई असुविधा नहीं है, बड़ी सहूलियत से। बाकी गाड़ी पूरी मुकम्मल होनी चाहिए, गाड़ी में पूरा काम सही होना चाहिए। ग्रीन कार्ड हमारे आसानी से उपलब्ध हो रहा है। 2 साल से बंद होने के कारण कोरोना काल में आर्थिक अवस्था हमारी सभी की बहुत ख़राब थी, गाड़ी वाले सभी की। अब यात्रा चली है तो हमें थोड़ी संतुष्टि भी है कि हमारा आमदनी हो सके। बनने ऑफिस में शुरू हो गए हैं, सभी ऑफिस में अप्लाई किया जा सकता है और इस बार जो इसकी प्रोसेस है बहुत सिंपल है। सब कुछ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। बस उसके भौतिक निरीक्षण के लिए ऑफिस में गाड़ी को एक बार लेके आना होगा और प्रिंट आउट के लिए जैसे पहले लाइन में लगना पड़ता था और फोटो वेरीफाई कराना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन है। आप एक बार निरीक्षण हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। देश भर में एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है, वहीं राज्य में इसके बढ़ने का खतरा ज्यादा है। इस बार चारधाम यात्रा में भी श्रद्धालुओं समेत पर्यटकों की भारी भीड़ आने वाली है, जो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने सैंपलिंग के निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन वहीं हरिद्वार जनपद स्थित लक्सर के स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में लोग बेपरवाह होकर घूम रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग लोगों में सतर्कता और बचाव करने के लिए जागरूकता फैलाने में जुट गया है। स्वास्थ्य केंद्र की महिला चिकित्सक डॉक्टर छवि पटेल ने मास्क लगाने के लिए लोगों से अपील की है। जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे बिल्कुल सोच समझ के निकले। अगर बहुत जरूरी है तो जाएं, पर पूरी सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। सैनिटाइजर हमेशा अपने पास होना चाहिए, चेहरे पे मास्क हमेशा होना चाहिए, हो सके तो डबल मास्क लगाएं। धूप का कहर वैसे ही है, बीमारी और ज़्यादा खतरनाक तौर पे वापस आ सकती है, तो कृपया सावधान रहें। स्पेशली अस्पताल जैसी जगह जो खुद एक संक्रमण का सोर्स बन जाती है, वो ना होने दें। अस्पताल आते टाइम बिल्कुल ध्यान रखें, बिना मास्क के बिल्कुल ना आए। हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में इन दिनों गन्ना सीजन के कारण जाम लगना आम बात हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के कारण लंबा जाम लग गया, जिस कारण बड़ी तादाद में वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे। पुलिस उपाधीक्षक बहादुर सिंह चौहान ने जाम खुलवाने के लिए काफी मशक्कत की। बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि लक्सर शुगर मिल प्रबंधन ने निर्धारित संख्या से अधिक प्रतियां वितरण करने के कारण जाम लग रहा है, जिसे लेकर शुगर मिल प्रबंधक को इस पर अंकुश लगाने के लिए आग्रह किया गया है। सूचना मिली थी कि वहाँ जो है काफ़ी जाम लग रहा है। वो चूँकि गन्ना की पर्चियाँ जो काटते हैं ये लोग, तो कभी कभी एक्स्ट्रा पर्चियाँ काट देते हैं, उससे काफ़ी भीड़ जो है किसानों वगैरह के ट्रैक्टरों की हो जाती है। उस संबंध में त्वरित जो है थाना पुलिस को सूचित कर दिया गया था, मौके पर जाम हटा दिया गया। अब ट्रैफिक नॉर्मल हो चुका है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।